हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज़ पूजा। कैसे हैं सभी? आज से हमारा एनसीईआरटी बैच शुरू हो रहा है। दैट मीन्स एनसीईआरटी विच इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग। जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, जो भी बुक आप पढ़ोगे आगे चल के, उसका बेस ही एनसीईआरटी है। क्योंकि एनसीईआरटी स्पेशली अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, इस तरह से खुद ही बनाई गई है कि आपको एनसीईआरटी एक बार आपने पढ़ ली है तो बहुत सारी चीज़ें आगे चल के स्टैंडर्ड बुक्स से जो आप पढ़ेंगे वो क्लियर होती चली जाएगी। तो वेलकम टू द क्लास। जितने बच्चे हमसे कनेक्ट हो रहे हैं लाइव और जितने बच्चे आगे कनेक्ट होंगे, हमारी क्लास अब शुरू हो रही है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली क्लास हमारी चलेगी कैसे। और बेसिकली एक ओरिएंटेशन सेशन है हमारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा ओरिएंटेशन सेशन है ये। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि वट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास, द क्लासेस दैट आर गोइंग टू फॉलो, what is the syllabus that we are going to follow and how we are going to manage it. ठीक है, तो because NCERT is going to be for both world geography and Indian geography, we are going to talk about that. World geography and Indian geography, किस तरह से हम इसे बांटेंगे। देखो, अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें और इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, तीनों को हम बेसिकली तीन सेक्शंस में बांट सकते हैं। फर्स्ट वुड बी क्लाइमेटोलॉजी, in the sense that it is one of the most important ones. However, when it comes to the length as well as the vastness, अगर हम बात करें कौन ज़्यादा व्यापक है, कौन ज़्यादा बड़ा है, that's always going to be geomorphology. Geomorphology. Then we have climatology. And finally, we have oceanography. In this way, geography has been divided. Geomorphology, climatology as well as oceanography. ठीक है, तो इस हिसाब से हमें पढ़ना है। गुड मॉर्निंग विजय, कैसे हैं आप लोग? ठीक, तो अगर हम पहली बात करें जियोमॉर्फोलॉजी की, इट इज ऑल अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ एज वेल एज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो भी हमारे अर्थ के सरफेस पे दिख रहा है और इंटरनल स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये सारी चीज जियोमॉर्फोलॉजी है। एंड इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द सरफेस एज वेल एज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सरफेस एज वेल एज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी रिफर्स टू वट एवर इज अराउंड द अर्थ सरफेस, यानी कि एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर से होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है, दैट विल बी टॉक्ड अबाउट इन क्लाइमेटोलॉजी। सो दिस इज अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि ये एयर सिस्टम्स की बात करेगा। लास्ट में ओशनोग्राफी। Oceanography, by the name only you can understand, this is going to deal with whatever is with respect to water. That is oceanography. The section deals with water and oceans. Basically, geomorphology is related to lithosphere एंड बियॉन्ड। ये मैं लिथोस्फेयर के साथ बियॉन्ड क्यों लगा रही हूँ ये बताऊंगी आगे। लिथोस्फेयर एंड बियॉन्ड। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लाइमेटोलॉजी, दैट इज स्पेशली एटमॉस्फेयर। एंड फाइनली ओशनोग्राफी इज ऑल अबाउट हाइड्रोस्फेयर। ये बेसिकली हमारे अर्थ के तीन डायमेंशंस भी हैं। हमारा जो अर्थ है ये तीन डायमेंशंस हैं हमारे। तीन डायमेंशंस यानी कि इन तीनों के साथ हमें लेके चलना है अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग, और तीनों के साथ ही लेके चलनी है हमारी इंडियन ज्योग्राफी भी। अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अर्थ। जैसे आज भी हमारा जो चैप्टर होगा दैट विल डील विथ अर्थ ओनली, कि अर्थ कैसे हमारा दिखता है, किस तरह से अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, beginning of the universe, and the earth
Apart from that, you will have the interior of the earth. हमारा अर्थ अंदर से कैसे बना है. The forces shaping the earth. ये एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात होगी. The latitudes, longitudes. हालांकि latitudes and longitudes are also very much related to climatology, but still यहाँ पे पढ़ लेंगे latitudes and longitudes. ठीक है. Then the rock system, then the landforms. ये सारी चीज़ें मोटा मोटी किससे जुड़ी हुई है? ये हमारे लिथोस्फेयर से जुड़ी हुई है. अर्थ कब बना और अर्थ के बनने के बाद किस तरह से इंटीरियर एक्टिविटीज़ हुई, हमारा इंटीरियर मेकअप अर्थ का कैसा है, इसके बाद कौन सी फोर्सेस हैं जो अर्थ को रेगुलरली शेप करती रहती हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो ज्वालामुखीता यानी कि वॉल्केनिज्म हो. इसके अलावा आउटवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी है जिसकी वजह से इरोजन होता है, डेन्यूडेशन होता है, वेदरिंग होती है, डिपोजिशन होता है, उससे कैसे हमारे अर्थ के सरफेस पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो भी आपकी जियोमॉर्फोलॉजी में ही पढ़ाया जाएगा. इसके बाद रॉक सिस्टम यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, किस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स इग्नियस रॉक्स से अलग हैं, किस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बने हैं, क्योंकि बेसिकली जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वो रॉक से ही बना है. सरफेस ऑफ द अर्थ रॉक से बना है और उसमें रॉक्स में भी अलग अलग रॉक्स हैं. इग्नियस रॉक्स अलग हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स अलग हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स अलग हैं. ये सारी चीज़ें आपको जियोमॉर्फोलॉजी में बताई जाएंगी. लैंडफॉर्म्स बेसिकली how the external and internal forces are dictating the earth keeps on changing because of that. यानी कि हमारा अर्थ कब बना था. एनी गेसेस अबाउट कि हमारा अर्थ कब बना था? चलिए क्लास को इंटरैक्टिव रखेंगे ताकि क्लास बोरिंग ना हो जाए, वन साइडेड ना हो जाए. कौन बताएगा अर्थ कब बना था? जस्ट टेक अ गेस. आपको क्या लगता है कब बना होगा? गेस वर्क भी चलेगा भाई, ऐसा नहीं है कि एकदम सही आंसर ही बताना है. हम चाहते हैं क्लास जितनी इंटरैक्टिव रहे उतना अच्छा. The more the class is interactive, the less boring it will be for you and me also. Tell me guys. अब देखो मैं तुम लोग को देख तो पा नहीं रही हूँ, बस नाम दिख रहा है. बताइए आंसर. कि आपको क्या लगता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. तो हमारी अर्थ, वेरी गुड, क्या नाम है आपका, देख लो जरा सा. हाँ, वेरी गुड यशवर्धन. तो हमारा जो अर्थ है कब बना था? हमारा अर्थ बना था कम से कम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. और जब हमारा अर्थ बना था देन इट वाज नॉट एज इट इज राइट नाउ. देयर हैव बीन मेनी चेंजेस ऑन दिस अर्थ, देन ओनली वी कैन सी द अर्थ एज इट इज टुडे. तो अर्थ जब बना था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अप्रोक्सीमेटली, तब से लेके आज तक अर्थ में जो चीज़ें, जो भी डिफ्रेंसिएशन आ रहा है, जो भी लैंडफॉर्म में चेंजेस आ रहा है, ये बोथ एंडोजेनिक भी है, यानी कि इनको बनाने के पीछे जो फोर्सेस हैं ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ से भी आ रही हैं और साथ ही साथ एक्सोजेनिक भी है. तो ये सारी चीज़ें आप जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे. और इसी तरह से आप इंडिया के डिविजन्स पढ़ेंगे. इंडिया के डिविजन्स, इंडिया के बहुत सारे डिविजन्स हैं ना बच्चों. अगर जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो इंडिया से रिलेटेड कैसे डिविजन्स पढ़ना है एक बार देख लेते हैं. थोड़ा सा छोटा कर देते हैं मैप को. So if we talk about India and India's divisions, it is divided into many divisions, right?
फर्स्ट ऑफ कोर्स इज द हिमालयाज. अब ये क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड रहेगा, इसीलिए ये सब फिजिकल फीचर्स माने जाते हैं इंडिया के. ये फिजिकल फीचर्स रहेंगे. जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें आप कुछ इस तरह से देखेंगे. सो वी हैव द हिमालयाज फर्स्ट. ये क्या है? ये हिमालयाज है. देन यू विल सी the northern plains, also known as the Ganga, Brahmaputra, Indus plains, northern plains. Then you have the most stable region in the world, that is the Deccan Peninsula. This is the Deccan Peninsula. ये सब जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है. डेक्कन पेनिनसुला इज टाउटेड एज द मोस्ट स्टेबल रीजन, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल, इन फैक्ट वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल रीजन्स ऑफ द अर्थ. जब हम पैंजिया पैंथलासा पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड पता चलेगी. देन यू हैव द वेस्टर्न घाट्स. This is the eastern ghat, then the western ghats. ये दोनों घाट्स पढ़ेंगे. So western ghats is also one feature. And then you have the eastern ghats. Then you have your plains system as well. The plains include coastal plains. This is between the eastern coastal plain, the eastern coastal plain is between the two oceans, the ocean, Bay of Bengal, and the western, beg your pardon, the eastern Ghat. And again, the western coastal plains include the Western Ghats and the Arabian Sea. ठीक है, तो अभी तक हमारे पास कितने फीचर्स हुए? पहला, द हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज. देन सेकंड, द नॉर्दर्न प्लेन्स. Third is the Deccan Peninsula. Fourth is the Western and Eastern Ghats. Then you have the Western and the Eastern Coastal Plains. Eastern Coastal Plains. And finally, one thing is missing, which you are going to tell me. अब आप बताइए, एक चीज यहाँ पे मिसिंग है. कौन सी चीज है वो आप मुझे बताएंगे. कौन बताने का कष्ट करेगा कि ये चीज मिसिंग है, और जल्दी बताएंगे. कौन बताएगा? बताएं, बताने का कष्ट करें. क्या एक चीज है जो मिसिंग हो गई है इंडिया में? कौन सा फीचर अभी तक मिसिंग है? आपको क्या लग रहा है? सोचिए सोचिए, कुछ तो मिसिंग है. क्या मिसिंग है? बताओ भाई, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दम लगा के दिमाग पे. कुछ चीज तो मिसिंग है ना? नहीं. हाँ, डेजर्ट है, बट डेजर्ट मोर एंड सो आपके डेक्कन पेनिनसुला का ही पार्ट है, साक्षी. बट एक चीज जो फिजिकली अलग है, इंपॉर्टेंट है, साक्षी ने ट्राई किया डेजर्ट बताने का, दैट इज पार्ट ऑफ द डेक्कन पेनिनसुला ओनली. सो टेल मी, व्हाट वुड इट बी? व्हाट एल्स कुड इट बी? हु विल टेल मी?
What else could it be? ये अभी जो मैंने बात की, एक हिंट देती हूँ, ये सिर्फ मेनलैंड इंडिया से रिलेटेड है. ये जो भी फीचर्स अभी तक हमने देखे हैं, ये मेनलैंड इंडिया से रिलेटेड है. सब बोलने का कष्ट करें, ऐसे तो क्लास बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी. पता है बाकी जो क्लासेस है ना, उसमें ऐसे खटखट खटखट आंसर आता रहता है ना, तो आप लोगों को भी अपनी तरफ से एंड से बिल्कुल कोशिश करनी पड़ेगी. बोलिए बोलिए, टेल टेल. कौन बताएगा? कोई भी नहीं बता रहा है अभी तक. आइलैंड्स. इंडिया ऑल्सो हैव many islands. India also has many islands, but it has two major group of islands. First is in the Bay of Bengal, the Andaman and Nicobar group of islands. The Andaman and Nicobar group of islands, GOI, not the government of India. And चलो ये तो बता दो दूसरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कौन सा होगा. जस्ट टेक अ गेस. आई एम श्योर कि आप 5th क्लास की ज्योग्राफी जानते होगे, 3rd की भी है ये. कौन बताएगा? सोशल स्टडीज में पढ़ते हैं हम लोग. एक ग्रुप ऑफ आइलैंड मिसिंग है बच्चों. कौन सा हो सकता है? विच इज द वन ग्रुप ऑफ आइलैंड विच इज मिसिंग? हु विल टेल मी? बहुत बढ़िया साक्षी, लक्षद्वीप. लक्षद्वीप आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज द कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बिकॉज ये कोरल से बने हैं. Then we have in the Arabian Sea the Lakshadweep group of islands. So next physical feature for India would be the islands. India has other islands as well. Majuli Island, India has the Wheeler Island, but these two are the major group of islands, so we are counting them as islands. तो ये physical features, because this is in relation to the how the earth looks from the how the Indian peninsula and India as a country looks in itself. तो ये भी जियोमॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा. जो भी चीज़ें सरफेस से रिलेटेड है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी. तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, how the earth is divided into different layers, we are going to study about it. The crust, the mantle, the core. We are also going to talk about the changes that takes place in them. How Alfred Wegener, later on in NCERT, how Alfred Wegener said that the earth actually is divided. Earth was not the same as it is looking right now, and how the continents moved from one place to another place, and all these kind of things are related to geomorphology. तो बहुत ही enriched है geomorphology. However, if you are taking, how many of you are preparing here for the UPSC examination? Please raise your hands if anybody is preparing, or if all of you are preparing for the UPSC examination, please do tell me. It is for every exam. As I told you, NCERT is the base for every exam. But is there any person who is specifically preparing for the UPSC or the state PCS exam? Please do tell me so that I can tell you about how we are going to look at it. कोई बच्चा है जो NCERT specifically UPSC exam के लिए पढ़ रहा है? बताओ भाई, ऐसा है कोई एकदम स्ट्रॉन्ग बच्चा जिससे कहा अपनी लाइफ में कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा? अच्छा, you have just started. Yashvardhan has just started. So UPSC, if it is your goal, then you are going to study a lot of things. However, when it comes to, okay, Sakshi is also preparing for UPSC. That's good, very good. तो अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी is a very different and serious ball game. That means you have to be very serious about your preparation. You cannot take it as it is. तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी मैंने कैसे आपको डिवाइड करके बताया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ऑल्सो ओशनोग्राफी. Geomorphology, when it comes to the syllabus is very vast. Climatology syllabus is a little less vast as come to geomorphology. And oceanography is very short. ये short syllabus है, ये एक medium syllabus है. बट अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, climatology has become the most important one. Why? Because of
the phenomena of climate change. And climate change is something that you are going to study in environment as well. So this is going to be your base. Climatology here is going to be your base for your further preparation. तभी हमेशा मैं कहती हूँ IAS की तैयारी जब भी कर रहे हो, NCERT is your Bible or your Gita or your Quran, whatever you want to make it. ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट IAS के हिसाब से या UPSC के हिसाब से आप एक रिलीजियस बुक की तरह देखो ज्योग्राफी को. मतलब रिलीजियसली आपको फॉलो करना है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है. NCERT इज इट हैज टू बी स्टडीड, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स व्हेन इट कम्स टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी. और फिर ओशनोग्राफी की बात करते हैं. इसका शॉर्ट सिलेबस है और क्वेश्चन के नंबर भी थोड़े कम है. हाउएवर क्योंकि क्लाइमेट चेंज में हम इंश्योर करते हैं कि वट एवर इज विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर, दोनों ही चीज़ें हमें संरक्षित करनी है, कंजर्व करना है. तो अब ओशनोग्राफी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है बच्चों. तो ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली ध्यान से हमें पढ़ना है. मतलब हमें अगर 19-20 के हिसाब से देखो, थोड़ा सा 19-20 आप जियोमॉर्फोलॉजी से कर सकते हो. अगर जियोमॉर्फोलॉजी 19 है तो ये दोनों 20 होने चाहिए. जियोमॉर्फोलॉजी सिलेबस बहुत वास्ट है पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं. ठीक है, तो हमारा ज़्यादा ध्यान पढ़ाएंगे तो सब ऑफ कोर्स वैसे, पर अगर यूपीएससी के लिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी बैच सबके लिए नहीं, सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, तो पढ़ाएंगे तो सब. पर यूपीएससी के लिए जो बच्चे खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्हें खुद से पता है कि मुझे यूपीएससी देना है, तो भाई आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी में ज़्यादा ध्यान देना है. ये नहीं है कि इसमें कम ध्यान देना है, ये मत करना. इसमें अगर 19 है तो इसमें 20 होना चाहिए, इसमें अगर 99 है तो उधर 100 होना चाहिए. ऐसे करके आपको डिवाइड करना है. ठीक है. Now, once we are done with geomorphology, we are going to move towards climatology. Climatology, as I said, it is all about air system. It is all about atmosphere. ठीक है. तो we are going to study atmosphere by and large. Atmosphere by and large is going to be about the layers of the atmosphere. The layers of the atmosphere first. Second, how there are different sorts of activities that go on in the atmosphere. अब एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स आप पढ़ लोगे ना, तो एक्टिविटीज़ पढ़ना आसान हो जाएगा. एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है कि किस तरह से यहाँ पे गैसेस, किस तरह से यहाँ पे वाटर वेपर अरेंज होता है, so that the earth can develop its own atmosphere and atmospheric activities. How the work of water cycle happens. अब क्योंकि वाटर वेपर भले ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, फिर भी हम वाटर वेपर को हाइड्रोस्फेयर का पार्ट मानते हैं, पर इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा रिलेशन है. एटमॉस्फेयर में क्योंकि वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, इस वजह से हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है, और वाटर साइकिल भी उसी से बनती है. क्यों? क्योंकि वाटर साइकिल में जब तक वाटर नहीं है तब तक वाटर साइकिल नहीं बनेगी. तो हाइड्रोस्फेयर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. जब इवेपोरेशन होगा, ऊपर उठेंगी हवाएं, एटमॉस्फेयर का निर्माण होगा, बादलों का निर्माण होगा, यहाँ पे वाटर वेपर से कंडेंसेशन होगा, फिर उसके बाद वापस से प्रेसिपिटेशन होगा, वापस से पानी ऐसे रिसाइकल होगा. तो वाटर साइकिल भी इसमें हम देख लेंगे. हाइड्रोस्फेयर में भी इंपॉर्टेंट रहेगी वो. इसके बाद जितनी भी गतिविधि आप पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, आपने आजकल सुनी होगी एल नीनो, ला नीना, ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं आपके एटमॉस्फेयर से. होती भले ही ये समुद्र में है, बट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी बदलता है. इसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्योंकि साइक्लोन एयर सिस्टम है और होते समुद्र में है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, फिर भी हम इसे एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे. टेम्परेट साइक्लोन्स भी इसी के साथ देखेंगे. प्रेजेंस ऑफ वाटर in the atmosphere, it is going to give us, presence of water is going to give us what is relative humidity, what is absolute humidity. ये सब कुछ क्लाइमेट में है. जब आप ये सारी चीज़ें समझ लोगे, फिर आपको बताया जाएगा कि पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट सिस्टम क्या होता है. क्लाइमेट
zones of the world. के बारे में हम पढ़ेंगे. जब इतना कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे. इंडियन क्लाइमेट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है इंडियन मॉनसून. मॉनसून क्या है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज मॉनसून, हाउ यू आर गोइंग टू आंसर इट? कैन एनीबडी आंसर मी व्हाट इज मॉनसून? क्या कोई मुझे बता सकता है मॉनसून क्या है? Can anybody tell me what is monsoon? बताइए भाई मॉनसून के बारे में. ये वाला पार्ट थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए मुझे. नहीं, राजस्थान ऐसा नहीं है बेटा. चलो, गुजरात थोड़ा सा मेरा छोटा बना है बट इट्स ओके. सीजनल कंडीशन ऑफ वेदर. वेदर इट्स द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड एक्चुअली. ठीक है, तो इसके बारे में जब आप इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, आई एम सॉरी फॉर दिस, तो आप वेदर के बारे में, ये कौन सी लैटिट्यूड है जो कि इंडिया से होके गुजर रही है? बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है ये. दिस इज डिस्टर्बिंग मी. विच लैटिट्यूड इज दिस विच इज पासिंग थ्रू इंडिया and dividing India into two hemisphere? हाँ, shifts in wind. Very good. Very good. Which causes season? No, not season, but a climate change. Climate zonation, not change. Season is different. Very good, Yashvardhan. It is Tropic of Cancer. The Tropic of Cancer actually divides India into two climatic hemispheres. कैसे? देखो, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कोई भी एरिया होता है उसको हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं. जैसे ये हमारा अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, बीच से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जाती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे. इट इज नोन एज द इक्वेटर, द 0 डिग्री लैटिट्यूड, ऑल्सो नोन एज द equator. Then above equator we have one more very important latitude, the 23.5 degree north latitude, which is known as the Tropic of Cancer. So the Tropic of Cancer passes through India. Then next one would be the Tropic of Capricorn. And this is to the south of the equator. This is similarly 23.5 degrees south. The Tropic of Capricorn. Now, one more latitude which is going to be very important from the perspective of climatology is the Arctic Circle and the Antarctic Circle. This is 66.5 degree north, Arctic Circle, and here is the 66.5 degree south, the Antarctic Circle. And finally we will have two dots, the North Pole and the South Pole. North Pole is now 90 degree north and South Pole is 90 degrees south. Okay,
So now here we have this makeup. On the basis of this, on the basis of latitudes, because the earth is the shape of a geoid. Geoid is a shape which is not exactly circle, but it is bulging at the equator and it is tapering or flat at the poles. जैसे आप संतरा देखते हो, संतरा का शेप ऐसा ही होता है. उसको संतरे को कभी आप ऑब्जर्व करना, बीच से बल्ज है और ऊपर और नीचे इसके पोल्स की अगर बात करें चपटा हुआ है. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. व्हेन द अर्थ रोटेट्स इट प्रोड्यूसेस मेनी फोर्सेस, जिसमें एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, बीच वाले क्षेत्र को बाहर फेंकने की कोशिश करता है. और ऊपर वाले क्षेत्र में क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता है, इस वजह से ग्रेविटेशन इन्हें नीचे की ओर खींचता है अपने तरफ. और इसी वजह से ये एरियाज फ्लैट होते हैं या फिर चपटे हुए होते हैं. और बीच वाला एरिया क्योंकि वहां ग्रेविटेशन नहीं काम कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएटेड है, इसलिए ये बाहर की ओर निकला हुआ है. दैट गिव्स द जियोइड शेप ऑफ द अर्थ. तो हमारा अर्थ इतने जोन्स में डिवाइडेड है, प्लस अर्थ के इंक्लिनेशन की वजह से और साथ ही साथ अर्थ के शेप की वजह से. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है, सबसे ज्यादा हीट मिलती है. इसी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एक जोन क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं टॉरेड जोन. और फिर इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ के पास बीच में जो एरिया होता है, कम सनलाइट मिलती है कंपैरेटिवली. टॉरेड जोन से यहाँ पे कम टेम्परेचर है, इसीलिए हम इसको कहते हैं द टेम्परेट जोन. सिमिलरली यहाँ पे सदर्न टेम्परेट जोन, टॉरेड जोन के नीचे द टेम्परेट जोन. और फाइनली आर्कटिक सर्कल और 90 डिग्री नॉर्थ बहुत ही कम सनलाइट, ठंड पड़ती है, इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं. फ्रिजिड जोन इज ऑलवेज फ्रीजिंग no matter what. So because of this, what is happening, the earth is divided into 3 zones. Now keep this in mind and look at this map now. Here, because India is situated between the 2 tropics, this zone is the tropical India and the region above it, tropic के ऊपर क्या है, फिर टेम्परेट है. ये ट्रॉपिकल, मान लो यहाँ पे तुम्हारा इंडिया है. तो मतलब इंडिया जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है. एक तो ट्रॉपिकल रीजन जो मैंने ये वाला दिखा है, ये ट्रॉपिकल रीजन है. और इसके ऊपर वाला रीजन क्या हो जाएगा, टेम्परेट. तो ये वाला रीजन क्या है, दिस इज द टेम्परेट जोन. अब क्योंकि इंडिया इस तरह से डिवाइडेड है, इस तरह से सिचुएटेड है, सो व्हाट विल हैपन दैट इंडिया विल should experience 2 different types of climate. However, India by and large is considered as a tropical country. Why? Because of the presence of monsoon. Monsoon is nothing but the seasonal reversal of wind system. जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जिसमें हम प्रेशर बेल्ट्स और विंड सिस्टम पढ़ेंगे. तो प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम में आप अलग अलग प्रेशर्स देखोगे कि किधर लो प्रेशर बन रहा है, किधर हाई प्रेशर बन रहा है, विंड किधर से किधर जा रही है. और विंड्स में आप 3 मेजर टाइप्स ऑफ विंड्स पढ़ेंगे, जिसमें हम प्राइमरी विंड्स पढ़ेंगे, फिर सेकेंडरी विंड्स पढ़ेंगे और टर्शियरी विंड्स पढ़ेंगे. प्राइमरी विंड्स में ही आप जो नॉर्मली विंड सिस्टम सुनते होंगे, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज पढ़ेंगे. सेकेंडरी विंड्स में आप मॉनसून पढ़ेंगे और सी ब्रीज, लैंड ब्रीज पढ़ेंगे. टर्शियरी विंड्स में लोकल विंड्स, माउंटेन विंड्स, वैली विंड्स, ये सब पढ़ना है. तो इस तरह से आप विंड सिस्टम जब पढ़ेंगे, मॉनसून सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है
और यहाँ मैंने क्या लिखा है, मॉनसून क्या है, एक सेकेंडरी विंड है। तो ये कैसे काम करती है और कैसे इंडिया को इसका मॉनसून और ट्रॉपिकल, इंडिया के बारे में अगर बात करें तो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कंट्री, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कंट्री। भले ही इंडिया का जो मेजर पार्ट है ट्रॉपिकल एरिया से ज़्यादा पार्ट टेम्परेट में है, फिर भी इंडिया को ट्रॉपिकल मॉनसून कंट्री, क्लाइमेट कंट्री माना जाता है। उसके पीछे का रीज़न है द हिमालयाज। हाउ अ फिजिकल फीचर इज एबल टू डिक्टेट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, इट इज़ अ वेरी लोकल फैक्टर, लोकल फिनोमेना, बट इट स्टिल डज। तो ये सारी चीज़ें आप क्लाइमेटोलॉजी में, इंडिया की क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। साथ ही साथ जब ये सब सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा, आखिर में आपका आएगा हाइड्रोस्फेयर। अब जैसे कि मैंने बताया, वाटर वेपर ऑल्दो इज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, बट इट इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फेयर. Because of that only we are going to study water cycle, and because of that only we are going to study how water cycle actually works. तो जो आप एटमॉस्फेयर में पढ़ोगे उसी को फिर हम फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एंड कैरी फॉरवर्ड करके हम कहाँ पे ले आएंगे, ओशनोग्राफी में लेके आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो कि क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है और साथ ही साथ डिजास्टर से भी रिलेटेड है, जो क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ोगे आप, दैट इज दी साइक्लोन्स। साइक्लोन्स की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड द टेम्परेट साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स किस तरह से रिलेटेड हैं? दोनों ही साइक्लोन्स हैं, यानी कि ये एक फास्ट मूविंग विंड सिस्टम है, बट जो फॉर्मेशन का एरिया है वो लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ डेवलप करते होंगे? ट्रॉपिक्स के बीच में। ट्रॉपिक्स के बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है, नाम ही इसका ट्रॉपिकल साइक्लोन इसलिए रखा गया है, लैटिट्यूड के नाम पे। और लैटिट्यूड जब हायर हो जाती है, यानी कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, यानी कि बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ कभी भी साइक्लोन्स बनेंगे तो इन्हें हम टेम्परेट साइक्लोन कहेंगे, टेम्परेट साइक्लोन, सेम टेम्परेट साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का बनने का तरीका अलग होता है, टेम्परेट साइक्लोन्स के बनने का भी तरीका अलग होता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, दे ऑलवेज डेवलप इन ओशंस, हमेशा। क्यों? क्योंकि इनका जो फ्यूलिंग सिस्टम है वो ओशन वाटर से चलता है। तो फ्यूलिंग सिस्टम कैसे चलता है इनका? फ्यूल इनको कहाँ से मिलता है? मॉइस्चर से मिलता है। और मॉइस्चर कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? मॉइस्चर इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ ओशन, सो कीप दिस इन माइंड फर्स्ट। सेकेंड इज टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन can develop either on land or on sea, can develop either on land or on sea, plus इनमें क्लियर फ्रंट विजिबल है। फ्रंट क्या होता है ये मैं आगे चल के जब पढ़ाऊंगी इसके बारे में बताऊंगी। बेसिकली ये जान सकते हैं, फ्रंट्स दो एयर मासेस होते हैं, एक वार्म है और एक कोल्ड एयर मास है। और जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को एक तरह से उसका पीछा करता है कि इस वार्म एयर मास को मैं भगा दूं, और पीछा करते करते जब वार्म एयर मास को पूरी तरह से उठा लेता है, तब साइक्लोन्स में वो डेवलप होता है। तो इस तरह से एक डिवीजन होता है, बल्कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव बिकम मोर, हाँ ये क्या नाम है, वृषकेतु। हाँ वृषकेतु, ये आपके एनसीईआरटी इज फॉर एवरीथिंग ना, एनसीईआरटी इज नॉट जस्ट फॉर वन स्पेसिफिक एग्जाम, एनसीईआरटी इज फॉर एवरीथिंग। तो जितने भी एग्जाम्स आप कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, चाहे स्टेट पीसीएस कर रहे हो, एमपीपीएससी कर रहे हो, यूपीपीएससी कर रहे हो, उसमें एनसीईआरटी काम आएगी ही आएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी। ये याद रखना कि जब आप फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे ना इंडिया के, तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स में ही आप ड्रेनेज सिस्टम भी पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ rivers and the streams
and how they integrate with each other in order to form the water system of the country. तो इंडिया में भी ड्रेनेज सिस्टम में आप पढ़ेंगे दो अलग अलग तरह के ड्रेनेज सिस्टम, फिजिकल फीचर्स में ही पढ़ाएंगे हम आपको। कौन बता सकता है कि ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में किन बेसिस पे डिवाइडेड है? ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज एंड ऑन व्हाट बेसिस? हु कैन टेल मी? आंसर्स देते रहना बेटा, क्योंकि आंसर दोगे तभी क्लास इंटरेस्टिंग लगेगी, ना तो बोरिंग लगने लगेगी खुद को, फिर भाग जाओगे। जल्दी बताओ, on what basis can we divide the drainage system? Who will tell me? बताइए भाई आंसर। कोई बता ही नहीं पा रहा है। ऐसा कैसे चलेगा? आंसर तो देना पड़ेगा ना बंधु। थोड़ा जो भी आ रहा है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ठीक है, एक डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ठीक है, वेरी गुड साक्षी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। साक्षी ने सही आंसर दिया बच्चों, और एक तरह से यशवर्धन भी कहना चाह रहे थे, मैं समझ गई थी। देखो, दो तरह के ड्रेनेज सिस्टम हम पढ़ेंगे इसमें। कैटेगराइजेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो basis of division are two. Majorly there are two bases of divisions. First is origin and direction of drainage, यानी कि destination, ठीक है। ओरिजिन में दो तरह के ओरिजिन है। एक रिवर जो हिमालय से निकलती है। हिमालय से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं? गंगा रिवर, इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र। ये ज्यादातर हिमालय से होके गुजरती हैं या फिर हिमालय के पास से निकलती हैं, तो इनको हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं। तो ओरिजिन में एक तो है आपकी हिमालयन रिवर्स, जिसमें मेजरली आप पढ़ेंगे द गंगा रिवर सिस्टम। ये पूरा रिवर सिस्टम रहेगा, है ना? द इंडस रिवर सिस्टम और द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। फाइनली दूसरा है, दूसरा कोई बता सकता है दूसरा सोर्स या दूसरी रिवर सिस्टम हम किसको कह सकते हैं? कौन बताएगा? दूसरा रिवर सिस्टम हम किसको बोल सकते हैं बच्चों? एक तो हिमालयन ओरिजिन हो गया, तो इंडिया में क्या रिवर्स कहीं और से भी ओरिजिनेट करती हैं? इस फिजिकल फीचर्स से देख के बताओ। वेरी गुड साक्षी, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। सिर्फ साक्षी आंसर देगी क्या? बाकी बच्चे? पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो पेनिनसुलर रिवर्स आर दोज रिवर्स व्हिच ड्रेन द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया, दिस रीजन। तो पेनिनसुलर रीजन में आपको छोटी छोटी रिवर्स बताई जाएंगी, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, नर्मदा, तापी, एटसेट्रा। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ड्रेनेज, दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या हो सकता है? कौन बताएगा? कौन सा डायरेक्शन, मतलब या डेस्टिनेशन के बेसिस पे हम कौन सी दो कैटेगरीज रख सकते हैं?
कौन बताएगा? तुम लोग तो बहुत अच्छे और समझदार बच्चे हो, तो आंसर देने की कोशिश करिए, ऐसे ही मजा आता है फिर। बताएं कृपा करके, अपनी भरपूर कृपा बरसाएं मेरे ऊपर और आंसर दे। एकदम ऐसे भर भर के कृपा बरसनी चाहिए मेरे ऊपर, मतलब आंसर्स। आई नीड आंसर्स, बी इट रॉन्ग और राइट। गिव आंसर्स। Only one child is answering, others are sitting and taking and eating popcorn and so क्या सोच रहा है कि अब चलो दूसरा दे रहा है। वेरी गुड यशवर्धन। वन वुड बी टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि फाइनली रिवर कहाँ जाती है? ओशन में, बे ऑफ बंगाल में, और दूसरी होगी अरेबियन सी में। बहुत अच्छे। तो बे ऑफ बंगाल में ना ज़्यादातर रिवर्स, most of the rivers in India go towards the Bay of Bengal, including the Ganga River, the Brahmaputra River. However, there are certain rivers that go into the Arabian Sea. For example, the Indus River, the Narmada River, the Tapi River. ये सारी जो रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं, उनको हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, क्योंकि वो ईस्ट की तरफ जा रही है ना। और जो अरेबियन सी की तरफ जा रही हैं उनको हम क्या कहेंगे? इसी तरह ये ईस्ट है और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के लिए है। तो जो अरेबियन सी की तरफ जाती है, ये कौन से रिवर है? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो जाती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, गॉट इट? सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू कवर इन फिजिकल ओनली द ज्योग्राफी। वेरी गुड। तो बाकी बच्चे, आप लोग के हाथ में दर्द है क्या बेटा? मेरा एक स्टूडेंट है अंशुमन, दूसरी क्लास में एनसीईआरटी में। वो कहता है कि मैम मैं बार बार आंसर इसलिए नहीं देता हूँ, मैंने आज देखो सब बच्चे आंसर दे रहे, तुम भी क्यों नहीं आंसर देते? तो कह रहे मैम मेरे हाथ में दर्द होने लगता है बार बार टाइप करने से। तुम लोग के हाथ में दर्द है क्या बेटा? अब मैं यहाँ से कैसे देखूँ? मुझे दो ही बच्चे यहाँ तेज लग रहे हैं, तो यार यशवर्धन है और दूसरी साक्षी है। बाकी बच्चे अगर आंसर नहीं देंगे तो हम क्या सोचे तुम्हारे बारे में? तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो पढ़ने में, या फिर जानते नहीं हो आंसर? थोड़ा कुछ तो बता दिया करो, चाहे गलत आंसर बताओ। बताओ तो। क्लास इंटरेस्टिंग नहीं रखनी है क्या तुम लोग को? मुझे तो लगा था आज बच्चे जो आएंगे सारे, जितने बच्चे होंगे सब आंसर देंगे, क्योंकि पहली क्लास है तो माना जाता है कि पहली क्लास में सब में बहुत तेजस्वी लोग हैं और ऊर्जावान लोग हैं। बट कैसे चलेगा? दो ही बच्चे आंसर दे रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू बी द लीडर ना। यू हैव टू आंसर एज वेल। और पता है लीडरशिप ऐसे भी दिख जाती है कि जो आंसर दे रहे हैं उनमें, है ना। सिर्फ और सिर्फ यू डू नॉट हैव टू प्रोड्यूस योरसेल्फ चिल्ला चिल्ला के कहीं लीडर बनने की जरूरत नहीं, आंसर दो। तो आंसर अब नेक्स्ट में मैं एक्सपेक्ट करूंगी। देन जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लोगे और फिर उसके बाद बची कुची तुम्हारी हिम्मत होगी तो उसमें हम क्या पढ़ाएंगे? ओशनोग्राफी पढ़ाएंगे। ओशनोग्राफी इज ऑल अबाउट ओशंस। एवरीथिंग अबाउट ओशन विल बी ओशनोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल इन ओशनोग्राफी you are specifically going to study about ocean system. What is the ocean system? किस तरह से ओशंस में तो ओशन टेम्परेचर होता है, किस तरह से ओशन सैलिनिटी होती है। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है? लवणता, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। व्हाट आर ओशनिक करेंट्स? दिस इज इंपॉर्टेंट। करेंट्स के बारे में सुना है क्या? ओशन करेंट्स। व्हाट आर ओशन करेंट्स? हु विल टेल मी? बताइए ओशन करेंट्स क्या होता है? कभी सुना है? व्हाट इज ओशन करेंट? Has anybody heard of it? Ocean current? किन्हीं ने सुना है ओशन करेंट्स के बारे में? वृषकेतु न्यूमोनिक्स के थ्रू याद रखेगा? नहीं, एनसीईआरटी के थ्रू हम करेंगे। यहाँ न्यूमोनिक्स इज नॉट फॉर एनसीईआरटी बेटा। न्यूमोनिक्स के लिए आप यूट्यूब पे देख सकते हो क्लासेस, बट ये एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जब कंसेप्ट तैयार रहेगा तो फिर उसमें न्यूमोनिक्स की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है हम लोगों को, है ना। डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सी वाटर, ओके। राइज एंड डाउन ऑफ सी वाटर, नो। बाय ग्रेविटी, विंड, वो तो टाइड होती है जो आप बता रहे हैं। करेंट्स कैसे चलते हैं?
यशवर्धन आप जो बता रहे हैं टाइड्स है बेटा। न्यूमोनिक्स, एक बच्चा कह रहा है न्यूमोनिक्स के थ्रू। देखो न्यूमोनिक्स की जरूरत तब होती है जब आप रटते हैं कोई चीज, जब आप कंसेप्ट में क्लियर करके ले जाते हैं तब उसमें न्यूमोनिक्स की जरूरत नहीं होती है। तो हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली यू कैन से what is the purpose of ocean current? Ocean currents have one purpose, to distribute the temperature, and they distribute temperature by moving like a river into the ocean. ये ocean के अंदर ही river जैसे चलते हैं और ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। इनका एक प्री डिटरमिन डायरेक्शन होता है, पहले से एक प्री डिटरमिन डायरेक्शन होता है, और जब एक प्री डिटरमिन डायरेक्शन होता है तो हम इन्हें फॉरएवर ओशन करंट्स कहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। देखो जब भी अभी हमने आपको बताया कुछ देर पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड्स यू विल सी दैट देयर विल बी अ टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे कुछ और टेम्परेचर होगा, यहाँ पे कुछ और टेम्परेचर होगा, बट जिस एरिया में सबसे ज्यादा सनलाइट मिल रही है, जिसको हम टॉरिड जोन कहते हैं, इसको हम हीट सरप्लस एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट सरप्लस एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसोलेशन सबसे ज्यादा मिलता है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग रेज ऑफ द सन, एंड बिकॉज ऑफ दिस विल ऑलवेज रिमेन excessively heated. However, the regions, the temperate and the frigid zone, these will be, because of their presence on the higher and middle latitudes, ये heat deficit area होते हैं। Heat deficit means जितनी जरूरत है हीट की उससे कम ही है इनके पास। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हीट अगर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से हीट कहीं और जा ही नहीं सकती, या फिर हीट यहाँ पे बहुत कम है तो इसको कहीं से मिल ही नहीं सकती। ऐसा होता है। देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। दो सिस्टम है जिसकी वजह से हीट डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। एक है द विंड सिस्टम, विंड्स की वजह से हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है, और दूसरा है ओशन करंट सिस्टम। जो विंड सिस्टम है दैट लार्जली डिपेंड्स अपॉन, आई विल टेल यू, प्रेशर बेल्ट्स, एंड द विंड सिस्टम विल बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये कैसे हीट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ओशन करेंट्स जो दूसरा है दैट विल बी स्टडीड इन योर ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक माना जाता है ओशनोग्राफी का, दैट इज ओशन करेंट्स ओनली। अब ये आप बताइए खुद से सोच के और इस डायग्राम की मदद से कि कौन सा जोन ज्यादा गर्म होता है। बताओ कौन सा जोन ज्यादा गर्म होता है। विच जोन विल बी मोर, और विच लैटिट्यूड के बेसिस पे बता दो कौन सी लैटिट्यूड सबसे ज्यादा गर्म लैटिट्यूड हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन। हाँ वेरी गुड साक्षी, ट्रॉपिकल, बहुत बढ़िया। ट्रॉपिकल एंड स्पेसिफिकली इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा, क्योंकि मिडिल एरिया सबसे ज्यादा यहाँ पे इंसुलेशन मिलती है, तो इसी वजह से इक्वेटर वाला एरिया ये वार्म माना जाता है। यहाँ के ओशन वाटर्स भी क्या होंगे? वार्म होंगे, एज कंपेयर टू दी अपर रीजन जहाँ के ओशन वाटर कूल होंगे। तो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल एरिया से हमेशा ओशन वाटर गर्म ही निकलता है, यहाँ के ओशन करंट्स गर्म ही निकलेंगे, और ये गर्म ओशन वाटर्स किधर जाने की कोशिश करेंगे? पोल्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि पोल्स हीट डेफिसिट एरिया है, तो वहां पे हीट डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करने की यही ओशन करंट्स करते हैं। इसी की तरह जब टेम्परेट जोन की बात करते हैं और फ्रिजिड जोन की बात करते हैं, यहाँ पे इंसुलेशन कम है, यानी कि यहाँ के वाटर्स जो हैं वो थोड़े से ठंडे ज़्यादा होंगे, और इसी वजह से ये ठंडा पानी नीचे आने की कोशिश करेगा। किसकी तरफ? ट्रॉपिकल एरियाज की तरफ, इक्वेटोरियल एरियाज की तरफ, ताकि यहाँ पे टेम्परेचर को ये कम कर सके। तो ये बैलेंस बना रहता है विद द हेल्प ऑफ विंड सिस्टम एंड विद द हेल्प ऑफ ओशन करंट्स। ये बैलेंस फॉरएवर रहता है, हमेशा मेंटेन रहता है, और इसी वजह से कभी भी अर्थ में प्रॉब्लम नहीं आती। अर्थ जब बनी थी और आज की अर्थ में टेम्परेचर को लेके कभी भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, अनटिल एंड अनलेस ह्यूमंस ने इंटरवीन करके पूरा एक सिस्टम बिगाड़ दिया है। ठीक है, तो यही से आपको जब आप ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ते हो, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, 3 डोमेन्स है ना, डोमेन्स ऑफ द अर्थ हमने अभी बताया आपको, जिनको हम सेक्शंस भी कहते हैं, द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ। कौन कौन से हैं 3 डोमेन्स? बताइए।
द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अभी मैंने शुरुआत में ही बता दिया था एक तरह से। कौन कौन से 3 डोमेन है? कौन बताएगा? मैम मैं 12th में हूँ, क्या यूपीएससी के लिए पूरा एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, 6ठी से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी ने कभी कभी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे हैं, एकदम उठा के पूछ लिया है सेम चीज, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी ये तो स्टडी है। लॉजी एंड ग्राफी ये सब क्या है? स्टडी है। बट किस चीज की स्टडी है? बहुत बढ़िया वृषकेतु, एक बता दिया इस बच्चे ने कि हाइड्रोस्फेयर है। और 2 कौन से होंगे 3 डोमेन्स में? एक तो हाइड्रोस्फेयर हो जाएगा, हाइड्रोस्फेयर। दूसरा क्या होगा? लिथोस्फेयर। और तीसरा क्या होना चाहिए फिर? तीसरा डोमेन एटमॉस्फेयर। अब ये जो स्फेयर्स हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, इन्हीं की स्टडी है। लिथोस्फेयर की जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोस्फेयर की ओशनोग्राफी और एटमॉस्फेयर की क्लाइमेटोलॉजी। अब ये जियो तीनों स्फेयर्स हैं ना, मिलके एक ऐसा अलग सा स्फेयर बनाते हैं जहां पे लाइफ पॉसिबल है। तो इस डोमेन को हम क्या कहेंगे? जहां पे लाइफ पॉसिबल होने लगती है इन तीनों स्फेयर्स की वजह से। कौन बताएगा? बताइए, बोलने की कृपा आज होनी चाहिए, बताइए। हाँ, ऐसे आंसर दो तो अच्छा लगता है पढ़ाने में, नहीं तो ऐसा लगता है दीवार को पढ़ा रहे हैं। बताओ, जहां पे लाइफ पॉसिबल है उसको। वेरी गुड, किसने बताया? यशवर्धन ने बताया, बहुत बढ़िया। इसको हम बायोस्फेयर कहते हैं। दिस इज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर इज दैट रीजन ऑफ द अर्थ विच हैज लाइफ इन इट, क्योंकि बायो का मतलब ही क्या है? लाइफ। और whenever we talk about biosphere, यहाँ पे आ जाता है एक और सब्जेक्ट आपका environment. That is why I always advise to my students who are preparing for the civil services examination, please study environment and geography together, so that you can make a link in your brains and you do not have to depend on ruttification. मतलब एक लिंक अगर आपकी बन जाएगी माइंड में पढ़ते पढ़ते। देखो, कंसेप्ट की क्लैरिटी अगर नहीं होगी ना, कल के दिन आपका सिलेक्शन भी अगर हो जाएगा तो आप बहुत ही बेवकूफ ऑफिसर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने तब तक रटा जब तक आपको एग्जाम की जरूरत थी, एग्जाम में आपको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत थी। कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फिर सब कहेंगे अरे बड़ा बेवकूफ ऑफिसर है ये, तो उसको तो कुछ भी नहीं आता है। तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि प्लीज इंश्योर करिए कि जब भी आप पढ़िए तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़िए, ताकि जब मंत्री के सामने मुंह खोलें तो आपकी इज्जत हो। ये नहीं कि आपको लगे अरे कैसे बन गया ये। मैंने कितने ऑफिसर्स को देखा है जो मैं खुद सोचती हूँ ये बना कैसे, फिर मुझे याद आता है अरे हाँ, रटना भी तो आता है कुछ लोगों को। तो रटना नहीं है, हमें समझना है, हमें अपनी इज्जत बनानी है। कहाँ पे? जहाँ पे एग्जाम दे रहे हो वहां पे भी, और जब एग्जाम से सिलेक्ट होके चले जाओगे वहां पे भी। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टडी ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट टुगेदर। One thing that I would like to tell you how we will go in my class. मेरी क्लास में क्या होगा? More diagrams. Diagrams मैं बहुत ड्रॉ करती हूँ और आपको भी एग्जाम में डायग्राम्स ड्रॉ करना है और मेरे साथ आपको भी डायग्राम्स बनाने हैं। Less writing, और जो भी राइटिंग होगी that will be in the form of short notes. हम शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप यूपीएससी या किसी स्टेट एग्जाम में आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके आंसर नोट्स जैसे लगने चाहिए। वहां पे एग्जामिनर इतना खाली नहीं बैठा हुआ है कि आपकी कहानी पढ़ेगा वो कितना पैराग्राफ लिखा है, नहीं। ऑलवेज, बिकॉज आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी मेंस मेनी टाइम्स, सो आई नो हाउ इट वर्क्स। whenever you are going to provide answers in your copy, it is always in the form of short notes, bullet points. तो शॉर्ट नोट्स और बुलेट्स ये इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में तो एक बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, डायग्राम बनाना ही बनाना है। अगर डायग्राम नहीं बनाया तो फिर दिक्कत। तो डायग्राम जरूर बनाना है, डायग्राम हमेशा बनाना है। किसी भी एग्जाम में अगर ज्योग्राफी दे रहे हो तो डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। लेस राइटिंग, राइटिंग विल बी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स, छोटे नोट्स बनाइए।
अगेन आई एम सेइंग एग्जामिनर इज नॉट सिटिंग देयर टू रीड योर राम कहानी कि क्या लिखा है. कुछ बच्चे सोचते हैं इतना लिख दो एग्जामिनर खुश हो जाएगा. नो, the examiner is going to be happy when you are providing proper structures, so that will be provided in my class. Other thing that it would be very interactive and this has to be on your basis only. मैं क्वेश्चन पूछूं आप आंसर दीजिए. जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं आप आंसर दें, आंसर लेके बैठे मत रहिए अपने मन में. तो इस तरह से हमारी क्लास शुरू होगी. चैप्टर्स किस तरह से हम करेंगे? चैप्टर में कोई क्लियर विभाजन नहीं करती हूँ मैं कि पहला चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, तीसरा, ऐसे नहीं चलेगा. क्लास 6 की एनसीईआरटी कल से शुरू करना है और ऐसे करना है कि कंटिन्यूअसली ऐड करते हुए चलना है. चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐड हो सकते हैं, चैप्टर 3 4 5 ऐड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन उनका बेसिस क्या है. और फिर से मैं कह रही हूँ लेस राइटिंग मोर डायग्राम्स. ठीक है, तो आपको याद करना पड़ता है. हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वृषकेतु. तो ठीक है, इस तरह से हमारी क्लासेस चलेंगी. आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन था, कल से हमारे चैप्टर्स शुरू हो जाएंगे. 6th क्लास की एनसीईआरटी पहले शुरू करना है. थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड एंड बाय बाय.